आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। न्यूज़ 21 में आप सबके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे और हमारी आज की खास चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को इंतजार रहता है आज के हर बार के एक सेशन का, कह सकते हैं लाइव चर्चा का, क्योंकि हर बार की जो हमारी चर्चा होती है इसमें बड़ा ही कुछ खास जानने को मिलता है, सोचने समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है और हर बार नए गेस्ट मिलते हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए हम कहेंगे कि खून की, जी हाँ, खून की हर बूंद में बसा है जीवन का सार। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के इस महारथी का है अद्भुत संसार। स्वागत है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का, जो जीवन को नई दिशा देने वाले हैं बार बार। जी हाँ, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह आज हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें उनके बारे में सबसे पहले तो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और क्रिटिकल केयर में आप अनुभवी हैं। जी हाँ, विशेषज्ञ हैं। जयपुर बॉम्बे हॉस्पिटल के ट्रस्ट के आप हेड हैं। डॉक्टर सिंह आज आपके साथ साझा करेंगे सुरक्षित रक्त प्रत्यारोपण, मरीजों की बेहतर देखभाल के अनुभव, साथ ही साथ एमडी, आईएचबीटी, क्रिटिकल केयर और डायबिटोलॉजी फेलोशिप धारक डॉक्टर सिंह के साथ हम जानेंगे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के बारे में, दुनिया की महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से हम जल्दी से जुड़ें और उनसे बातचीत आज की जारी रखें। तो डॉक्टर साहब को सबसे पहले तो हम बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करना चाहेंगे हम आज की चर्चा में। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी खास चर्चा में। नमस्कार ऋतिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार आज की प्रस्तुति के लिए। जी, थैंक यू सो मच सर। आपको भी बहुत बहुत आभार आपका भी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, प्रीशियस टाइम आपने हमारे लिए निकाला। हम आज के दर्शकों को कहना चाहेंगे बहुत ही खास चर्चा होने वाली है। डॉक्टर साहब का समय बड़े मुश्किल से मिला है, पर डॉक्टर साहब बड़े काइंड हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, हम ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर जनता के हित में कोई चीज़ होती है तो इन्होंने अपना समय निकाला। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आपकी, अगर आपके शैक्षणिक जीवन की बात करें तो बड़ा सारा आपका एक जो आपकी प्रोफाइल है, आपने बहुत सारा संघर्ष किया है, मेहनत किया है। और आज हम सभी बात करें, दर्शकों को बताना चाहेंगे, डॉक्टर साहब को सभी जानते हैं, तो आपने एमडी, आईएचबीटी किया है। इस प्रशिक्षण ने आपके ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के करियर को किस तरीके से प्रभावित किया? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने काफी अच्छे शब्दों से विवरण दिया। पहले तो मैं ये काफी दर्शकों का भ्रम दूर करना चाहूंगा कि एक डॉक्टर जो आप समझते हैं कि सिर्फ दवाइयां देके ही आपको इलाज कर सकता है, उसके साथ साथ काफी सारे डॉक्टर्स होते हैं जो पीछे खड़े होकर भी आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। वैसे ही मेडिकल फील्ड के अंदर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक उभरता हुआ विषय है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ट्रांसफ्यूजन एंड मेडिसिन। ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हम एक दवाई देना जो कि रक्त है, उस ब्रांच से हम डील करते हैं। तो बेसिकली इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग, क्योंकि खून सिर्फ आपातकाल और सिर्फ बहुत ब्लड लॉस की स्थिति के अंदर ही हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, और भी कई घातक बीमारियां होती हैं जब हम एक ब्लड का यूज करते हैं। इनके साथ हमारी समस्या ये है कि हर ब्लड सेफ नहीं होता है। तो उससे, उसके कलेक्शन से लेके उसके इशू करने तक बीच का जितना भी प्रोसेस है वो मॉनिटर करना एक ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट का काम। तो काफी लोग इस बारे में अभिन्न हैं, काफी लोगों के बारे में इस बारे में नहीं पता है कि एज ए ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट हमारा क्या रोल रहता है। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमडी किया है इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में। काफी संघर्षपूर्ण हमारा वो रहता है जीवन, क्योंकि ब्लड को लेके काफी सारे आप कह सकते हैं भ्रांतियां हैं भ्रांतियां। कि काफी लोग समझते हैं कि खून देने से हमें कमजोरी आ जाएगी, हमारा क्या होगा। हमें बेसिकली बहुत सारी साइकोलॉजिकल और बहुत सारी सामाजिक भ्रांतियां हैं जो हमें चैलेंजेस की तरह फेस करने पड़ते हैं डे बाय डे लाइफ में। तो बेसिकली हमारी ब्रांच एक सोशल हेल्प की तरह डेवलप हुई है। हमारा, जैसे हम कहा जाता है कि रक्तदान महादान, उसी तरह हमारा काम है कि रक्तदाताओं को प्रेरित करना, उनको आगे बढ़ाना, ताकि हम जो नीडी हैं, जो मरीज हैं, जिनको उस क्रिटिकल टाइम में उस रक्त की जरूरत है, हम उसको टाइमली प्रोवाइड कर पाए। राइट डॉक्टर साहब, बिल्कुल। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने एक बड़े छोटे सवाल में आपने जितनी खूबसूरती से अभी तक आपके प्रोफेशन को एक्सप्लेन किया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि डॉक्टर का काम जो है सिर्फ एक दवाई देना तक है, पर वो वहाँ तक सीमित नहीं है, जिसको आपने बखूबी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं और हमारे दर्शकों को भी हम चाहेंगे कि जाने वो कि डॉक्टर साहब के बारे में बताएं, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में आप वरिष्ठ निवासी और बाद में नारायण अस्पताल एवं फोर्टिस अस्पताल में आप एचओडी कंसल्टेंट के रूप में भी आपने अपना बड़ा सारा योगदान दिया है।
मुख्य अंतर और सीख क्या रही है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे। मैम, जैसा कि मैं बता दूं, हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में बता दूं कि इंडिया ही नहीं, एशिया में सबसे ज्यादा रक्त सप्लाई करने वाला, मतलब काफी ज्यादा हमारा इशू था। तो हम बहुत सारे नीडी पेशेंट्स को ब्लड सप्लाई करते थे। वहाँ के जो चैलेंजेस हैं वो अलग हैं, कॉर्पोरेट लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं। तो बेसिकली एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर हम काफी सारे कैंप्स करते थे, जगह जगह जाते थे, छोटी छोटी ढाणियों से लेके बड़े बड़े शहर में, पूरे राजस्थान में घूम घूम के हम ब्लड लेके आते थे। लोगों को मोटिवेट भी करते थे ब्लड देने के लिए। तो उसका एक्सपीरियंस काफी अलग था, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे होते हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर आप कहिए कि गवर्नमेंट संस्था से जुड़ के आप बहुत ग्राउंड रियलिटी पे वर्क कर रहे होते हो। और वहां पे आपको जज नहीं किया जाता, क्योंकि आप एक सरकारी संस्था हो, तो लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि शायद इसका लोग नहीं है इसमें। लेकिन वो चैलेंजेस हट जाते जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, जैसे मैं नारायण में था, फोर्टिस में था। तो लोगों की अलग एक मेंटेलिटी है कि अगर ये रक्त मांग रहा है तो इसके पीछे कुछ स्वार्थ है। बेसिकली दोनों ही जगह पे हम अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी सोच बदल जाती है जहां आप बैठे हुए होते हैं। आप सरकारी संस्था में हो या प्राइवेट संस्था में हो, बेसिकली आपका जो मोटिव है वो एक मरीज को सही टाइम पे सही ब्लड हमें प्रोवाइड करना है। सर, तो पर आपका जो प्रोफेशन है, हम चैलेंजेस काफी जरूर। रहे। हाँ जी, जारी रखिए, आप कुछ जी कह रहे थे, प्लीज जारी रखिए, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो चैलेंजेस काफी रहे, और दोनों ही जगह की जो वो थी मेरी एक्सपीरियंसेस, उन्हीं को मैं आज लेके समाज के प्रति और एक संस्था के प्रति, या फिर आप कहें मरीजों के प्रति, अपना जो भी योगदान है वो मैं प्रोवाइड कर रहा जी हूँ। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा, और हम वाकई में कहेंगे कि काबिले तारीफ आपकी जो अभी तक की जर्नी रही है, और जिस तरीके से आप एक मानवता के हित में, जो जिसमें आप समय भी नहीं देखते हैं, ना भूख प्यास, डॉक्टर्स की लाइफ ऐसी होती है, ना भूख प्यास, ना खुद का एक जीवन, ना खुद का समय समर्पित कर देते हैं अपने आप को, और आज हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर, आपको तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम सबके लिए इतना कुछ करने के लिए आपको। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब हम, कि अब थोड़ी सी ना कॉमन मैन, कहते हैं ना ले मैन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, लोगों में जैसे कि आपने बोला कि बड़ी भ्रांतियां हैं कि इसको रक्त देना चाहिए, इसको रक्त नहीं देना चाहिए, किस तरीके का ब्लड डोनेशन, कहाँ से हम ब्लड ले सकते हैं, ऐसी कोई मजबूरियां आ जाएं, किनको नहीं करने चाहिए, किसी को कोई स्पेसिफिक बीमारी है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात है किसका ब्लड नहीं लेना चाहिए अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहा है। तो आम भाषा में लेमैन लैंग्वेज सवाल। तो रक्त एक तरह का टिश्यू है जो हमारे शरीर के अंदर बह रहा है। बेसिकली जो हम रक्त ले रहे हैं वो आपके शरीर में ऑलरेडी एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर ही है। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा आम जनता को, या फिर एक रक्तदाता को, कि वो जो हम ब्लड ले रहे हैं वो आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करता है। सबसे अच्छी बात यही है कि किसी भी तरह का अवसाद, किसी भी तरह की कमजोरी, किसी भी तरह का कोई भी आपको दुष्परिणाम नहीं देता है। सबसे पहले आपको ये चीज अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि रक्त देने के दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां हैं, कुछ चीजें हैं जो हम एज ए डॉक्टर, एज ए काउंसलर, कुछ लोग जब आप एक फॉर्म भरते हैं तब हम आपसे पूछते हैं, वो एक क्वेश्चनर होता है, उसके सही सही जवाब अगर आप दे देते हैं उसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। कि जिस तरह से कुछ एग्जांपल है कि आपने कभी लास्ट मील कब लिया, आपने आखिरी बार खाना कब खाया, तो आपको 2-4 घंटे पहले तक कुछ पेट के अंदर खाया हुआ होना चाहिए, पानी अच्छे से पिया होना चाहिए, शराब नहीं पी हुई होनी चाहिए, और आखिरी बार जब आपने खून दिया था तो किसी तरह की कोई बीमारी थी, या इस टाइम आप कोई दवाइयां ले रहे हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन है, उसके बाद हम एक स्क्रीनिंग करके ही एक डोनर को फिट करते हैं। ठीक है, उस फिट होने के, जी मैम। हाँ जी, प्लीज जारी रखिए, आप ही की बात सुन रहे सर। उस क्वेश्चनर को फिल करने के बाद जब हम आपको फिट कर देते हैं, इसका मतलब है कि आप उस ब्लड डोनेशन के प्रक्रिया को करने के लिए पूरी तरह फिट हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उस तरह की असुविधाएं या कोई भी जो है प्रॉब्लम्स वो आपको ना फेस करनी पड़े। तो इस तरह की भ्रांतियां हम निकाल दीजिए। हाँ, कुछ बीमारियां हैं जिनके ब्लड हम नहीं लेते हैं, वो पूरी स्क्रीनिंग में आपको लिस्ट दी जाती है। वो आप अगर आप हमें एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग ही बता देंगे तो हम आपको बता देंगे कि इस दौरान आपको ब्लड नहीं देना है। कुछ का टाइम जैसे 3 महीने है, कुछ का 6 महीने है, कुछ का 1 साल तक है, आप ब्लड नहीं दे पाएंगे। वो आपके लिए और जिसको ब्लड चढ़ेगा उसकी सेफ्टी दोनों के लिए जरूरी है। ठीक। तो
5 तरह के डिजीजेज हैं जो हम ब्लड के ऊपर टेस्ट करते हैं, जो HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस, ये सब हम सो ब्लड के ऊपर बेसिकली आपका कंपलसरी कहने तौर का पे जो मतलब है कि गवर्नमेंट ने इन हमें चीजों रेगुलेशन के किया हुआ अलावा है। ब्लड डोनेशन में कोई बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि आपने 5 तरीके का डॉक्टर साहब बताया कि इन चीजों के परहेज थोड़ा सा कर लेना चाहिए, इसके अलावा ब्लड डोनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे मैं बात करूं प्लाज्मा और प्लेटलेट्स दान में क्या अंतर होता है, बड़ा एक जब हम रक्त की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज आती है कि प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना हम सबको। जी, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये है कि एक रक्तदाता 350 से 450 ml ब्लड दे सकता है। हम्म। तो एक यूनिट देने पे आप 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। हम्म। यूजुअली हम उस ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक ही यूनिट से, जिससे हम बनाते हैं पैक्ड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट। तो एक आदमी 4 लोगों की जान बचा सकता है एक रक्तदान द्वारा। तो ओके। सबसे अच्छी खास बात यह है कि अ, आपको बस एक बार रक्तदान करना है और आप 4 जिंदगियों को एक साथ कवर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि किसी अच्छी को पहल है। कभी पैक्सेल। जी, और डॉक्टर साहब मैं ये भी जानना चाह रही थी, हमारे दर्शक का ये एक मन में सवाल था कि जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं इन चीज़ के। जनता अगर जुड़ना चाहे इन चीज़ों से तो कैंप्स कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से, लाइक गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्राइवेट अस्पताल में किस तरीके से होते हैं, क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे हम सबको प्लीज़। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्वैच्छिक रक्तदान है वो सबसे बेस्ट रक्तदान माना गया है, क्योंकि कोई भी रक्तदान जिसके ऊपर प्रेशर नहीं है, मैं अपनी इच्छा से जो दे रहा हूँ, वो सबसे सेफ डोनेशन माना जाता है हमारे फील्ड के अंदर। तो आप कहीं भी किसी भी आसपास जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये जिस भी लाइसेंस ब्लड बैंक, मैं एक टर्म जोड़ूंगा, लाइसेंस ब्लड बैंक, की जो भी एक ब्लड बैंक जिसके पास लाइसेंस है, आप कहीं पे भी जाके स्वेच्छा से 18 साल से ऊपर हैं और आपका वजन 50 किलो से ऊपर और हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर है, तो आप रक्तदान कर सकते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। परफेक्ट परफेक्ट सर। अगले सवाल पे जैसे मैं आना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, जैसे कि आपकी अगर हम बात करें तो ISTM, ISBTI जैसे पेशेवर संगठनों में या सदस्य होने के नाते आपने नई तकनीक प्रैक्टिस को अपनाया है, तो कैसे अपने विभाग में आप लागू करते हैं। आप जब अब प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज़ें कितने ज़्यादा काम आ रही हैं, कितने डिफरेंसेस आए, आपकी प्रैक्टिस बहुत समय से शुरू हो चुकी थी और अब में क्या अंतर देखने को मिला, कितना हेल्पफुल है सर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैम कि ये जो ब्रांच है ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। स्टार्टिंग के अंदर जब आप अभी 50-60 साल पहले की बात करें तो कांच की बोतलों में ब्लड कलेक्ट किया जाता था, फिर उनको धो के यूज किया जाता था। अब उस फेज से निकल के ये एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, और उसमें हम सिर्फ ना कि ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, अब हम कैंसर वाले फील्ड के अंदर भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक कार्टी सेल थेरेपी है या स्टेम सेल थेरेपी है, इनके अंदर हम एक डोनर से उसके स्टेम सेल्स लेके, उसके टी सेल्स लेके उनको मॉडिफाई करके कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी यूज किया जा रहा है। तो इस एक तरह से ये है कि आप ही की सेल्स लेके और एक टारगेटेड ट्यूमर जो है उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे ये फील्ड और एडवांस होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा धीरे धीरे और है। इवॉल्व होगा मैम। राइट 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 सर, बिल्कुल। अब जैसे हम बात करें, आपके 12 प्रकाशित शोध हैं सर, तो शोध पत्रों की अगर मैं बात करूं तो कुछ ने ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और संबंधित क्षेत्रों में कौन से महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, सर थोड़ा सा बताइए इस बारे में। जी मैम, जैसे मेरा एक पब्लिकेशन था फोर्टिस हॉस्पिटल में, Yes, जिसमें मैंने स्टडी किया गया था जो कन्वेंशनल RPR टेक्निक है और जो एडवांस टेक्निक है क्लाया, मतलब कैमी से हम कहते हैं। उसके अंदर हमने जब स्टडी किया कि जो कन्वेंशनल टेक्निक थी वो काफी सेंसिटिव नहीं थी कुछ रोगों को पकड़ने के लिए। जैसे हमने बताया था कि 5 टेस्ट हम करते हैं, उसमें से एक होता है रेडियालॉजी, जो कि एक सिफिलिस का हम टेस्ट करते हैं, जो कि कन्वेंशनल टेक्निक से पकड़ में नहीं आ रहा था और पॉपुलेशन के अंदर काफी ज्यादा स्प्रेड है। तो जब हमने उसको एडवांस टेक्निक पे शिफ्ट किया तो हमें केसेस ज्यादा मिलने लगे। इससे हमारा जो ब्लड था उसकी जो सेंसिटिविटी थी, जो टेस्टिंग थी, वो काफी एडवांस हुई। तो हमें जो बीमारियों को जो फैलने का खतरा था वो हम काफी हद तक रोक पाए। और ये स्टडी के बेस पे काफी इंस्टीट्यूट हैं जो उसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मौजूद है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, कि कॉस्ट कह लीजिए या फिर आप संसाधन कह लीजिए।
तो लेकिन एक इम्पैक्ट है कि हमने जब स्टडी किया तो काफी चीजें उसमें निकल के आई कि हाँ, हम एक सिंपल टेक्निक शिफ्ट पे हम काफी लोगों को बचा सकते हैं बचा स्प्रेड होने से। तो हमें एक अच्छे एक सेफ्टी एज मिला है उसमें। राइट सर, 100% राइट। सर अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, वैसे तो सर हम जानते हैं, आपको हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर को हम अक्सर मीडिया में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, इंटरव्यूज़ इनके देखे हैं, इनके बारे में पब्लिश होती रहती हैं चीज़ें, क्योंकि इनकी मेहनत बोलती है। पर सर थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक नए आपको देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में, कुछ ऐसी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स जो नए डॉक्टर्स हैं उनको भी प्रेरित कर सके, जनता आपके बारे में ज़्यादा जान सके और आप भी उन अवार्ड एंड अचीवमेंट टाइम को भूल नहीं पाते हो। थैंक यू सो मच मैम इतना बोलने के लिए। ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ मैं इंडिया ही नहीं, अपनी जो स्टडी है उसको फॉरेन में भी लेके गया था। इंडोनेशिया में मैंने अपना ओरल प्रेजेंटेशन दिया था, जहाँ पे जो मैंने अपनी स्टडी बताई उसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ था। तो अपने इंडिया को एक इंटरनेशनल मंच के ऊपर प्रेजेंट करके मुझे काफी खुशी हुई। तो अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे मैं इसको आगे जहाँ तक पॉसिबल है डॉक्टर साहब के बारे में कहना चाहेंगे कि इनसे जितनी भी अभी तक हमारी बातचीत हुई, डॉक्टर साहब जितने ही सरल इनका व्यक्तित्व है, जितने ये शांत है, इतनी ही गहराई इनके अंदर छुपी है, इतनी इन्होंने विद्या जो है ग्रहण की है, प्राप्त की है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और आज इनके काम बोलता है और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है उन चीज़ों में, लोग विश्वास करते हैं इनके जो भी पेशेंट्स हैं। सर आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि एक अनुभवी डॉक्टर और एचओडी के रूप में आप अपने विभाग और जूनियर डॉक्टर्स के लिए किन प्रमुख सुधारों और नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? सर उनके लिए मैसेज क्या है आपका? जब आप एक एपेक्स संस्था के एपेक्स पद के ऊपर जब आप बैठ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी उसके हिसाब से बढ़ जाती है। तो आपको दोनों के बीच में तालमेल रखना पड़ता है, कभी कठोर और कभी नर्म होके बीच का रास्ता लेके आप अपने जब डिपार्टमेंट चलाते हैं तो वही एक अच्छा लीडर। मैं एक डिक्टेटर से ज्यादा मैं लीडरशिप पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो सबके लिए यही है कि आप जहाँ बैठे हैं आपकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन साथ में आप जिन लोगों को साथ लेके चल रहे हैं वो आपके हाथ और पैर है, तो उनको सबको साथ लेके चलना, और यही ये आपकी एक सोच है जी। बड़ी ही खूबसूरत सोच है डॉक्टर साहब, और शायद कहते हैं ना तभी आप इस पद पर हैं। और आई रियली विश सर, हमारी पूरी न्यूज़ 21 की टीम की तरफ से हम चाहेंगे आप ऐसे ही प्रगति करें, कुशल मंगल आप रहें, स्वस्थ रहें और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सर, जितना भी कामकाज आप, हम चाहेंगे देश को ऐसी उन्नति में आप उनका योगदान करते रहें। और सर आज के लिए पूरे न्यूज़ 21 की टीम से, हमारी जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे निकाला। और फिर किसी चर्चा में हम आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात करेंगे सर। शैलेंद्र सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। तो आज देखा आपने कि हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और बड़ी सारी जानकारी दी। जैसे कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बात पहली लाइन में उन्होंने शुरुआत में बोली थी कि डॉक्टर को लोग समझते हैं कि सिर्फ दवाई देना, इलाज करना, जी नहीं, एक सलाहकार के रूप में आज उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टर्स को भी प्रशिक्षण दिया है और उन्नति में, देश की प्रगति में, उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी करते रहे। आज हमारे साथ डॉक्टर सिंह के अनुभव से हमने जाना कि सुरक्षित रक्त और ट्रांसफ्यूजन का महत्व जो है, वही नवाचार और सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता हो, यही संदेश डॉक्टर साहब ने दिया। तो शो का अंत, लेकिन सीख और प्रेरणा जारी रहेगी। धन्यवाद एक बार फिर से डॉक्टर साहब का देना चाहेंगे। तो आज की हमारी खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।